फ्रेंड्स, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चंस हैं वो उसको देखते हैं एक एक करके। मैंने काफी सारे क्वेश्चन लिख रखा हूं, तो देखते हैं, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन बोला है वी हैव टू फाइंड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ रियल गैस एट बॉइल्स टेम्परेचर। एक मोल दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V, A और B हमारा जो भी यहां पर नॉर्मल वैन डर वाल्स के कांस्टेंट्स होते हैं वही है। तो ये पूछा गया है जो इनमें से कौन सा हमें रियल गैस का Z देता है एट बॉइल्स टेम्परेचर। कैसे करें? अच्छा, अगर हम लोगों ने विरियल के फॉर्म में लिखते हैं, विरियल के फॉर्म में लिखते हैं वैन डर वाल इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या आएगा? PVM दैट इज इक्वल्स टू RT। अच्छा, बॉइल्स टेम्परेचर है तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। बॉइल्स टेम्परेचर है तो फर्स्ट टर्म तो 1 आएगा, बट सेकेंड विरियल कोएफिशिएंट 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। प्लस B स्क्वायर बाई V स्क्वायर, यहां पे Vm को भी V ही लिख दो क्योंकि एक ही मोल गैस है, प्लस B क्यूब बाई V क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये आएगा मेरे पास। सो मेरे पास Z जो आएगा, Z मेरे पास क्या आएगा? 1 प्लस B स्क्वायर बाई V स्क्वायर प्लस B क्यूब बाई V क्यूब, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? ध्यान दो, यहां पर बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस B स्क्वायर बाई V स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस B बाई V प्लस B स्क्वायर बाई V स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फोर्थ आएगा ना। ये वापस एक इनफाइनाइट जीपी है, ये वापस एक इनफाइनाइट जीपी है। तो ये अगर इनफाइनाइट जीपी है तो मैं लिखूंगा 1 प्लस B स्क्वायर बाई V स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज B बाई V। तो यहां पर अगर होगा तो V स्क्वायर बाई V कितना आ जाएगा? V, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस B स्क्वायर V स्क्वायर बाई V इंटू V माइनस B। तो मेरे पास Z यहां से क्या आ जाएगा? Z मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस B स्क्वायर बाई V इंटू V माइनस B। तो ये आ जाएगा मेरे पास Z इन टर्म्स ऑफ V एंड B, ठीक है। A ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा क्योंकि A का जो भी एग्जिस्टेंस था वो केवल और केवल सेकेंड विरियल में ही था, और सेकेंड विरियल कोएफिशिएंट जो है दैट इज इक्वल्स टू 0 एट बॉइल्स टेम्परेचर। तो मेरे पास सिंपल आंसर जो है वो हम साफ साफ देख सकते हैं, वो आ गया A। सो बॉइल्स टेम्परेचर में जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा 1 प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई V इंटू V माइनस B, राइट। ओके, तो ये मेरे पास आ चुका है। नाउ दूसरा क्या करना है? बाय द वे एक चीज इस क्वेश्चन में, बॉइल्स टेम्परेचर में ग्राफ अगर मैं Z वर्सेस Vm का ड्रॉ करता हूं, एक छोटा सा चीज, इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पर Z1 है, ग्राफ जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। Z यहां पर साफ साफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 आ रहा है, जो कि यहां से भी एविडेंट है ये वाला क्वांटिटी हमारा हमेशा ही पॉजिटिव है, तो Z यहां से भी एविडेंट हो रहा है जो वो हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 आने वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है?
Z इक्वल्स टू 1 प्लस 0.34p माइनस 170p बाई टी। P यहां पर मेरे बार में है और T जहां पर मेरा केल्विन में है। ये मेरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का इक्वेशन दे रखा है, तो मुझे वहां से बॉयल्स टेम्परेचर निकालना है। ओके, वेरी सिंपल। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये वाले क्वेश्चन में इट इज अ ट्रंकेटेड विरियल इक्वेशन। ये एक ट्रंकेटेड विरियल इक्वेशन है। ध्यान देना, यहां पर सेकेंड विरियल के बाद थर्ड विरियल ऑनवर्ड्स सबको कांस्टेंट माना गया है। कांस्टेंट का वैल्यू भी उसके अंदर 0 है, राइट? ये भी एक विरियल इक्वेशन है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितने भी विरियल कोएफिशिएंट्स है वो सारे के सारे वैल्यू 0 है। तो ध्यान देना, अब मैं कैसे इसको एनालाइज कर रहा हूं। तो मेरे पास z क्या आएगा? मेरे पास z क्या आएगा? दिस इज 1 प्लस p। अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 0.34 माइनस 170 बाई टी प्लस 0 इंटू पी स्क्वायर प्लस 0 इंटू पी क्यूब, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं 0 से मल्टीप्लाई करते हुए कहां तक भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान देना, उसके अंदर ये वाला चीज जो है ये है मेरा स्मॉल a, द सेकेंड विरियल कोएफिशिएंट। ये है मेरा सेकेंड विरियल कोएफिशिएंट। और सेकेंड विरियल कोएफिशिएंट के बारे में मैं एक चीज जानता हूं, जो बॉयल्स टेम्परेचर में एट T इज इक्वल्स टू TB, Z मेरा 0 होना चाहिए। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, 0.34 माइनस 170 बाई TB मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो TB आएगा 170 बाई 0.34, जिसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो सिंपली ये हमारे पास आ जाएगा 500 केल्विन। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सिंपली में Z का इक्वेशन दे रखा है, देख के मालूम पड़ गया जो वो प्रेशर वेरियल है, ठीक है। ऑब्वियसली वैन डर वाल्स फॉलो नहीं करता है, वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉलो नहीं करता है, बट ये मेरा एक प्रेशर वेरियल है। तो मेरे पास अगर ये प्रेशर वेरियल है तो वो प्रेशर वेरियल जो भी होगा उसका सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट हमारा बॉयल्स टेम्परेचर में 0 होना चाहिए। उसको मैंने 0 के साथ इक्वेट किया तो मेरे पास बॉयल्स टेम्परेचर आ गया है 500 केल्विन। आई होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड, राइट? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एक रियल गैस है, उसका P/D और प्रेशर का एक ग्राफ दे रखा है। कोई भी रैंडम ग्राफ है, मुझे मालूम नहीं है। उसका जो वाइट इंटरसेप्ट है वो मुझे दे रखा है 10 इन द यूनिट ऑफ 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? समझ में आया? टेम्परेचर 300 केल्विन बोला हुआ है। देन वी हैव टू कंप्यूट द मॉलिक्यूलर वेट m। मुझे गैस के बारे में कुछ नहीं मालूम है, मुझे ये नहीं मालूम है वो वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉलो करता है नहीं करता है, आई एम नो क्लू, ठीक है? एक बात समझो, बहुत सिंपल सी बात है। P अगर टेंडिंग टू 0 है तो रियल गैस ऑब्वियस सी बात है मेरा आइडियल गैस को टेंड करेगा। जैसे जैसे प्रेशर अगर 0 की तरफ टेंड करेगा वैसे वैसे रियल गैस आइडियल गैस को टेंड करेगा। तो प्रेशर जहां पे प्रैक्टिकली 0 है, यहां पर मैं इस रियल गैस को
ऑब्वियस सी बात है आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर सकता हूं, राइट। नाउ एक चीज तो मैं जानता हूं, जो फॉर आइडियल गैस P by D is equals to RT by M। तो M जो आएगा मेरे पास, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मेरा P by D का वैल्यू है, जो मेरा P by D का वैल्यू है D by P into RT, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D by P? इसको अगर मैं कंप्यूट करने का ट्राई करूं, अच्छा बेस्ट ये है जो मैं पूरा चीज को SI में सॉल्व करूं, तो ध्यान देना इसका जो इंटरसेप्ट है मैं उसको अगर कंप्यूट करूं, D by P का वैल्यू 1 by 10 into 10 to the power 4, RT 8.314, temperature 3 is 300 Kelvin, right? So यहां पर अगर मैं कंप्यूट करूं 8.314 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारे पास प्रैक्टिकली 25 इंटू 10 टू द पावर -3। लेकिन क्योंकि मैं SI में सॉल्व किया हूं तो ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट होगा वो होगा kg पर मोल। जो मेरा मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट होगा वो होगा मेरे पास किलोग्राम पर मोल। So 25 into 10 to the power -3 kilogram per mole, which can be safely written as 25 gram per mole, and that is going to be my molecular weight। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें P by D वर्सेस P का ग्राफ दे रखा था, हमें बस पहले एक चीज को समझने की जरूरत थी, और ये वो चीज है जो चाहे कुछ भी हो रहा हो, मुझे गैस के बारे में और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो गैस के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एडिशनल नहीं है तो सिंपल सी बात है हम केवल एक ही पॉइंट में एनालिसिस कर सकते हैं, और वो है उसका y इंटरसेप्ट पे। y इंटरसेप्ट मेरा 10 दे रखा है, और y इंटरसेप्ट जहां पर होगा प्रेशर वहां पर 0 है, यानी हम रियल गैस को आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और आइडियल गैस का इक्वेशन का ऑल्टरनेट फॉर्म यूज कर लिए हैं, वो है P by rho equals to RT by M। तो सिंपल क्वेश्चन। Okay, I hope this question number 3 is understood. Now let's move on to question number 4. Now question number 4 is pretty simple again. Let's see क्या बोला गया है इसके बारे में। अच्छा, for a real gas molecular weight equals to 30. Rho at critical point is 0.4 gram per centimeter cube। जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है कुछ 2 into 10 to the power 5 by 821 Kelvin। Then we have to calculate the value of A। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ दे रखा है, उससे सारे मुझे A का वैल्यू निकालना है। सो कैसे निकाले, लेट्स थिंक अबाउट इट। अच्छा, रो एट क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है, तो सिंपल से काम क्यों ना करें, लेट्स टेक 1 मोल रियल गैस। तो मास जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 30 ग्राम। डेंसिटी जो है वो है 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास मालूम है, डेंसिटी मालूम है, तो उस पॉइंट पे जो मोलर वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा। और क्योंकि पॉइंट हमारा क्रिटिकल है तो सिंपल सी बात है, जो मेरा
क्रिटिकल वॉल्यूम होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 30 बाई 0.4, राइट। तो कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 75 सेंटीमीटर क्यूब। ये है मेरे पास क्रिटिकल वॉल्यूम Vc। एंड ध्यान देना, यही जो है ये मेरा B का वैल्यू है। तो अगर मैं लीटर में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर लीटर में चाहिए होगी, तो अगर मैं लीटर में कन्वर्ट कर लूं तो सिंपल सी बात है, B का वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 to the power of -3 liter. So B is equals to 75 into 10 to the power -3 liter. Now critical temperature Tc, that is 8A by 27 RB, right? ये मेरे पास Tc है और Tc का वैल्यू जो है वो मुझे दे रखा है। Tc का जो वैल्यू है वो है 2 into 10 to the power 5 by 821। तो 8A का वैल्यू है 27 into 75 into 10 to the power -3 और 0.0821 यानी 8.21 into 10 to the power -2 into 2 into 10 to the power 5 by 821। ये मेरे पास आ जाएगा। और अब अगर ये मेरे पास आ गया है तो ध्यान देना मेरे पास क्या क्या आ रहा है, this one is gone, right? And this can be cut as 100, and now if I cut this is 3, this is 4, and cut this also, this is 2, right? मेरे पास ये आ जाएगा। ध्यान देना मैंने क्या किया, यहां पर आ गया, पूरा कैलकुलेशन किया मैंने और कुछ नहीं किया। ये 8.21 10 to the power -2 था, ठीक है। मैंने सबका वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते गया। B का वैल्यू जो है वो मुझे मालूम है, ओके। और B का वैल्यू मालूम होने के बाद मैंने इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट किए, और Tc क्योंकि मेरे पास है 8A by 27 RB, तो यहां से अब मैं 8A का वैल्यू निकालने वाला हूं। सो लेट्स सी द कैलकुलेशन। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ है, तो 8A मेरे पास आ जाएगा 81 by 2 40.5, राइट। तो A का जो वैल्यू आएगा that will be approximately 5.06 in the unit atm liter square mole to the power -2। ये मेरा A का वैल्यू आ गया। तो सिंपली मैंने 1 मोल गैस ले लिया। 1 मोल गैस लेकर मुझे मास मालूम पड़ गया 1 मोल का, डेंसिटी से डिवाइड किया तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट में वॉल्यूम आया। लेकिन क्योंकि वो 1 मोल का है, वही मेरा जो क्रिटिकल वॉल्यूम है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ, दैट इज द वैल्यू ऑफ, मेरे पास कितना आ गया, ओके सॉरी आई मेड अ ब्लंडर, सॉरी फ्रेंड्स, इट्स 3B, क्रिटिकल वॉल्यूम इज 3B, माय गॉड, सॉरी, दिस इज 25, right? So B is 25, so this is not, this 3 will not be there. Okay, so यहां पर जो मेरे पास आएगा वो आएगा 27 by 2, that is 13.5। तो A का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.5 कितना 55, लगभग 1.7 atm liter square mole to the power -2। So I made a blunder there. Critical volume is 3B, so B का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 25 into 10 to the power -3 लीटर। तो वहां से मेरे पास क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया, एंड देन वहां से मेरे पास 8 आ गया, वहां से मैंने A निकाल लिया।
So conceptually, that's the way to proceed the question. And now let's move on to question number 5. यहां पर reduced variables के बारे में बातचीत हो रही है. मुझे एक रियल गैस दिया हुआ है जो कि वैन डर वाल इक्वेशन को फॉलो करता है. तो VR जो दे रखा है वो दे रखा है 3, PR दे रखा है 1. तो PC अगर मेरे पास 30 atm है तो सवाल यह है जो प्रेशर ऑफ द गैस कितना होगा. तो वापस याद दिलाना चाहता हूं जैसे कि हमने डिराइव किए थे, P प्लस A PR, प्रेशर की जगह पे लिख रहा हूं PC प्लस PR प्लस A बाई VC स्क्वायर इंटू VR स्क्वायर इंटू क्या था 3B VR माइनस B इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या था R इंटू 8A बाई 27 RB इंटू TR. That was my equation, right, in terms of reduced variables. ठीक है, एग्जाम हॉल में तुम्हें डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हें वो इक्वेशन डायरेक्टली याद होनी चाहिए. तो यहां से हमने A बाई 27 B स्क्वायर कॉमन बाहर निकाले थे, यहां से हमने B कॉमन बाहर निकाले थे. तो मेरे पास आ गया था A बाई 27B PR प्लस 3 बाई VR स्क्वायर इंटू 3VR माइनस 1 8A बाई 27B इंटू TR. मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगा. एंड इसको अगर मैं काट देता हूं तो इसको काटने पर मेरे पास क्या आएगा, A बाई 27B, A बाई 27B गॉन. सो PR प्लस 3 बाई VR स्क्वायर, VR कितना दे रखा है 3 इंटू VR माइनस 1 8 इंटू TR दैट इज 1. तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से, ध्यान देना, PR प्लस 1 बाई 3, ये भी 8 ये भी 8 दैट इज 1. तो PR इक्वल्स टू आ गया 20 बाई 3 एंड PR इज नथिंग बट P बाई क्रिटिकल प्रेशर PC. सो प्रेशर जो मेरे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 बाई 3 इंटू क्रिटिकल प्रेशर and critical pressure is 30 atm, so P will be equals to 20 atm. Okay, that's simple. अगर हमें reduced equation of state क्या है वो मालूम होता है तो in that case ये question हम काफी आसानी के साथ solve कर पाएंगे. Okay, now let's look at the next question, question number 6. ये बोला है वैन डर वाल इक्वेशन फॉलो करता है, वो दे रखा था, मैं लिखा नहीं. थर्ड वेरियल कोएफिशिएंट दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लीटर पर मोल का होल स्क्वायर. देन वी हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ B. तो सिंपल सी बात है, वेरियल के फॉर्म में हमारा वैन डर वाल क्या होता है, PVM इक्वल्स टू RT 1 प्लस B माइनस A बाई RT बाई VM प्लस B स्क्वायर बाई VM स्क्वायर प्लस B क्यूब बाई VM क्यूब, so on and so forth. So what is the third variable? सिंपल सी बात है, B स्क्वायर इज द थर्ड वेरिएबल. So B स्क्वायर which is equals to the third virial coefficient. तो B स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लीटर पर मोल का होल स्क्वायर. तो इसका रूट लेते हुए B मेरे पास कितना आ जाएगा, B इसका रूट है
2 का रूट 2 इंटू 10 to the power -1. √2 is nothing but 1.414 into 10 to the power -1. तो 0.14 लीटर पर मोल। राइट, वेरी सिंपल। अगर हमें मालूम है जो वैन डेर वाल्स को हम वीडियल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो आसानी से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास Z वर्सेस P का ग्राफ दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है 2 ATM इनवर्स, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो है, इस ग्राफ को देख के हम बोल सकते हैं दिस इज अ केस लाइक H2 एंड हीलियम, जहां पे A को हम 0 मानते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम पे हम लोग A को 0 मानते हैं। तो सिंपल सी बात है, वहां पर जो हमारे पास इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है, P इंटू Vm माइनस B इक्वल्स टू RT। सो PVM is equals to RT plus BP. So if we divide it by RT, Z equals to 1 plus B by RT into P. Right? तो स्लोप जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्लोप जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा मेरे पास B by RT, एंड उस स्लोप का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 ATM इनवर्स। सो इसको अगर मैं 2 पुट करता हूं, R को मैं 0.0821 लेता हूं, R को मैं 0.0821 लेता हूं, सॉरी टेम्परेचर मुझे देना पड़ेगा, से टेम्परेचर इज 100 केल्विन, अच्छा 300 केल्विन से टेम्परेचर को 300 केल्विन ले लो, ठीक है। एंड सो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, B is equals to 2 into 0.0821 into 300, और यूनिट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है लीटर पर मोल। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहां पर 2 गया तो 8.21 into 3, सो दिस इज इक्वल्स टू 8.21 into 6, that is 49.26 liter per mole. That is the value of by B. Right? I hope this point is understood. ठीक है, चलो। Now next, question number 8. Question number 8. The influential parameter of real gas at critical point is B only, A only, A and B only, neither A nor B. Let's look at a very important thing. The influential parameter. The influential parameter, what does it signify? अच्छा, देखो ऐसे तो क्रिटिकल पॉइंट के फॉर्मूले में A और B दोनों आता है, लेकिन सवाल है जो उस पॉइंट पे कौन सा वाला फैक्टर ज्यादा गवर्न करेगा। तो अगर हम वैन डेर वाल्स इक्वेशन के बारे में सोचे, B is basically the repulsive term and A is basically the attractive term। जो हमारा रिपल्शन होता है, रिपल्शन इज ओनली ड्यू टू साइज, तो B बेसिकली रिपल्शन को सिग्निफाई करता है और A बेसिकली हमारा अट्रैक्शन को सिग्निफाई करता है। तो अब जो है क्रिटिकल पॉइंट, एक चीज तो हम जानते हैं, जो एट क्रिटिकल पॉइंट जो हमारा Z होता है वो होता है हमारा 3/8,
और 3/8 जो है वो डेफिनेटली लेस देन 1, यानी सिंपल सी बात है, द गैस इज मोर लिक्विफाइबल देन ideal gas, more liquefiable or more compressible, whatever you want to say. That means क्या more compressible या more liquefiable कब होता है? When the attraction dominates, और attraction जहां पर dominate करेगा, attraction जहां पर dominate करेगा, तो ऑब्वियसली बात है हम सिंपली एक चीज बोल सकते हैं, क्योंकि ए हमारा अट्रैक्टिव टर्म है और अट्रैक्शन हमारा डोमिनेट कर रहा है, तो इन्फ्लुएंशियल पैरामीटर जो क्रिटिकल पॉइंट पे होने वाला है दैट इज ए ओनली। तो क्रिटिकल पॉइंट पे ऑब्वियसली बात है अट्रैक्टिव टर्म डोमिनेट होने के कारण हमारा ए वहां पर इन्फ्लुएंशियल पैरामीटर है rather than बी। तो यहां पर मैंने अभी तक 8 क्वेश्चन सॉल्व किया हूं, आगे भी और बहुत सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं। इसे क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, अगर हमें थ्योरी याद है तो काफी आसानी के साथ हम रियल गैस के क्वेश्चन निपटा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है उसमें देखते हैं। हमें 2 आइसोथर्म दिया हुआ है, ये है हमारा लिक्विफिकेशन जोन, एंड ध्यान देना यहां पर ग्राफ में कुछ चीजें को बिल्कुल एविडेंट है। ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज लिक्विड, पहले हम मार्क कर लेते हैं थोड़ा, और उसके बाद यहां पर जो है ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट जो है दैट इज गैस, और उसके अंदर ये वाला जो जोन है ये हमारा इक्विलिब्रियम जोन है, ये हम कह सकते हैं। यहां पर गैस और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में है। तो ये पॉइंट्स हमें दिया हुआ है, ये हमारा 500 केल्विन का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है वो हमारा 300 केल्विन है। इस पॉइंट का प्रेशर है 50 atm, इस पॉइंट का प्रेशर है 20 atm, एंड अब हमें ऑप्शंस को चुनने के लिए बोला गया है। ओके, पहला बोला है एट प्रेशर इक्वल्स टू 500 केल्विन, टेम्परेचर इक्वल्स टू 500 केल्विन एंड प्रेशर इक्वल्स टू 40 atm, यानी 50 और 20 के बीच में कहीं पर। ओके, 50 पे यहां पर हमारा लिक्विड और गैस जोन जो है वो हमारा सेपरेट हो जाता है। 50 के नीचे कोई भी प्रेशर हो इस वाले आइसोथर्म में, इस वाले पॉइंट को हिट करने के बाद, इस वाले पॉइंट पे हिट करने के बाद ध्यान देना यहां पर पूरा गैस ही गैस है, कहीं पर लिक्विड नहीं है, तो डेफिनेटली लिक्विड जो है ये तो हमारा गलत है, यहां पर ये डेफिनेटली गैस है। अच्छा, दूसरा बोला है टेम्परेचर को 300 केल्विन, तो हमें ये वाला आइसोथर्म पे ध्यान देना है। अब ये वाले आइसोथर्म पे 20 atm पे लिक्विड जो है वो हमारा गैस पे इंटर कन्वर्ट हो रहा है। उससे ज्यादा प्रेशर में हमेशा लिक्विड है और उससे कम प्रेशर में हमेशा गैस है। तो 20 atm पे हमेशा हमारा ध्यान देना है जो लिक्विड गैस इंटर कन्वर्जन हो रहा है। तो 50 atm का जो प्रेशर है वो साफ साफ ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट स्ट्रिक्टली एकदम लिक्विड जोन पे लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी जो है वो भी हमारा गलत है। तो यहां पर तो डेफिनेटली वो लिक्विड है। अगला ऑप्शन बोला है जो टेम्परेचर को 300 केल्विन से भी कम ले लो। ओके, ले लेते हैं, कोई भी एक जनरल टेम्परेचर ले लेते हैं। तो वहां पर जो आइसोथर्म होगा वो ऑब्वियसली इसके लेफ्ट से आएगा और नीचे हिट करेगा। नीचे हिट करने के बाद ये ऐसे स्ट्रेट जाएगा एंड फिर यहां से ऐसे नीचे आएगा।
तो ये वाला पॉइंट का जो भी प्रेशर आएगा वो डेफिनेटली लेस देन 20 atm तो आएगा ही आएगा। डेफिनेटली यहां पर लेस देन 20 atm तो आएगा ही आएगा। अब बोला है टेम्परेचर लेस देन 300 केल्विन। ओके, ये वाला आइसोथर्म प्रेशर मेरा 20 atm से ज्यादा है, यानी इसके भी ऊपर कोई पॉइंट है, मैं कहीं पर भी पॉइंट ले लूं, वो गैस है, हो ही नहीं सकता है। गैस का एग्जिस्टेंस तो 20 atm से भी कम में है, उससे ज्यादा पे कोई गैस का एग्जिस्टेंस का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। यहां पर तो वो डेफिनेटली लिक्विड है। अच्छा, अगला बोला है जो अगर मेरा टेम्परेचर 300 केल्विन से 500 केल्विन में है, से वो 400 केल्विन पे है, तो 400 केल्विन पे अगर मैं ड्रॉ करता हूं कोई भी आइसोथर्म, तो डेफिनेटली वो 50 atm से नीचे हिट करेगा, बट 20 atm से ऊपर हिट करेगा। फिर यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, राइट? यहां पर बीच में मान लो ये 40 atm पे हो रहा है, मान लो, कुछ भी मान सकते हो, एंड वहां से फिर ये गैस बनेगा। तो ये वाला तो डेफिनेटली हमारा लिक्विड जोन है। प्रेशर मैंने 50 atm के ऊपर रखा, तो मान लो मैंने ये वाला रखा, तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूं ये वाला पॉइंट मेरा शुद्ध लिक्विड जोन पे लाई कर रहा है। तो दिस वन इज डेफिनेटली माय लिक्विड जोन। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देखो मैंने कैसे कैसे ग्राफ ड्रॉ किया। ऑप्शन ए और बी तो ऑब्वियस था, ऑप्शन सी और डी के लिए मैंने दो आइसोथर्म ड्रॉ किया। अगर मेरा टेम्परेचर मैं कम लूंगा तो मेरा आइसोथर्म लेफ्ट से ड्रॉ होगा, राइट? और अगर मैं 300 और 500 केल्विन के बीच में लूंगा तो मेरा आइसोथर्म दोनों के बीच में फंसेगा। एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं मैंने उनको मार्क किया। तो यहां पर मैं साफ साफ देख सकता हूं जो 50 atm से ज्यादा पे अगर है तो डेफिनेटली वो लिक्विड है, और वो लिक्विड है तो ऑप्शन डी हमारा केवल और केवल करेक्ट है। बाकी ए बी सी क्यों गलत है वो हमने यहां पर इस प्रॉब्लम के थ्रू देख चुके हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है आइसोथर्म के रिगार्डिंग, तो आइसोथर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन को इस तरीके से हैंडल किया जाता है। वो आई होप इस चीज के थ्रू हमारा क्लियर है, राइट? ओके, नाउ अ गुड क्वेश्चन। यहां पर मुझे एक इक्वेशन दिया हुआ है, P इक्वल्स टू आर टी बाई वी एम माइनस बी माइनस ए बाई वी एम इंटू टी। ये हमारा मान लो एक रियल गैस इक्वेशन है। ए और बी दोनों मेरा पॉजिटिव है, तो अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज वन और मोर देन वन करेक्ट, तो मोर देन वन ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, पहले अगर हम ऑप्शन को पढ़े, पहले में तो टीसी का वैल्यू दिया हुआ है, उसको हमें कंप्यूट करना है। उम्मीद काफी कम है क्योंकि ये वैंडरवॉल है नहीं, यहां पे वीएम स्क्वायर मिसिंग है, ठीक है, एंड ऊपर से टी भी आ गया है। वैंडरवॉल तो नहीं होगा, गड़बड़ लग रहा है। ए तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है, देखेंगे हम लोग। लेकिन एक बात पर ध्यान देना, अगर बी मार्क है तो सी डेफिनेटली मार्क है, और डी कभी हो नहीं सकता है। पहले इस बात को समझो, अगर मेरा बी मार्क होता है तो मेरा सी ऑटोमेटिकली मार्क होगा, क्योंकि अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है तो क्रिटिकल कंडीशन नहीं है तो गैस कभी लिक्विफाई होगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बी को मार्क कर रहा हूं तो मैं सी को तो डेफिनेटली मार्क करूंगा ही करूंगा। तो बी और सी या तो दोनों गलत है या तो दोनों सही है, राइट? एंड रिगार्डिंग ऑप्शन डी, मैं एक चीज देख सकता हूं, ये बिल्कुल वाहियात है। गैस में लिक्विफाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं वो केवल टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता है, साथ ही साथ मेरा प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो कोई भी टेम्परेचर में लिक्विफाई कर सकता हूं, ये बात तो बिल्कुल ही बकवास है। तो डी ऑप्शन तो किसी भी हालात पर आ ही नहीं सकता है। अब इसके बाद अगर मैं देखूं, इसको अगर मैं सॉल्व करने का ट्राई करूं, इसको इधर ले जाओ, P प्लस ए बाई वी एम इंटू टी इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी।
तो PVMT प्लस A इंटू VM माइनस B RT² इंटू VM, ये आएगा मेरे पास। सुना, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं PT इंटू VM² प्लस A इंटू VM माइनस PBT इंटू VM माइनस PBT इंटू VM माइनस AB, दैट इज RT² इंटू VM। अब यही पे मेन गेम है। अगर मैं अब VM² में क्वाड्रेटिक बनाऊं, यहां पर क्यूबिक तो नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, माइनस RT² प्लस PBT माइनस A डिवाइडेड बाय PT इंटू VM माइनस AB बाय PT, दैट इज इक्वल टू 0। अब एक बार के लिए यहां पर वीडियो को पॉज करना और शांति से सोचना जो यहां पर हो क्या रहा है। पहली बात, ये VM का क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक नहीं है, ये VM का क्वाड्रेटिक है। अब अगर मैं इसके VM के करस्पॉन्डिंग दो रूट्स मान लूं, V1 और V2, ये अगर मैं दो रूट्स मान लूं, ध्यान देना V1 into V2 is less than 0, that implies केवल एक सॉल्यूशन ही एक्सेप्टेबल है, केवल एक ही सॉल्यूशन मेरा एक्सेप्टेबल है, दूसरा सॉल्यूशन तो मेरा एक्सेप्टेबल ही नहीं है। लेकिन एक बात को ध्यान दो, एट क्रिटिकल पॉइंट, हम पहले ही बात किए थे जो वहां पर रिपीटेड रूट्स आना चाहिए, बट इसके पास सॉल्यूशन ही एक एक्सेप्टेबल है, दूसरा तो नेगेटिव वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता है। कहने पर तो ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन दूसरा रूट हम प्लॉट ही नहीं कर सकते हैं। वो बेसिकली हमारा ऐसा केस है जो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स मान लो इस प्रकार का है, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव पार्ट हो ही नहीं सकता है, ना हमारा प्रेशर नेगेटिव हो सकता है, तो हम केवल यही वाला सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे, राइट? हम केवल यही वाला सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करने वाले हैं, राइट? सो नेगेटिव वाला तो केस एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो नेगेटिव वाला केस अगर एक्सेप्टेबल ही नहीं है, रिपीटेड रूट आने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। और हम लोग यहां से भी देख सकते हैं जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, वो डिस्क्रिमिनेंट है मेरे पास क्या, RT बाई P प्लस B माइनस A बाई PT का होल स्क्वायर प्लस 4AB बाई PT, और ये जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों रूट्स इक्वल आने का किसी भी हालात पर कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो रिपीटेड रूट्स आना चाहिए, रिपीटेड रूट्स आएगा नहीं, तो इसका सिंपल इंप्लीकेशन है नो क्रिटिकल कंडीशन। कोई भी क्रिटिकल कंडीशन इस क्वेश्चन में
एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और अगर क्रिटिकल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो लिक्विफिकेशन का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, ए मेरा डेफिनेटली गलत है, डी तो हमने बात किए थे पहले ही बकवास है। सो वी हैव टू मार्क ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, राइट। तो हम जो यहां पर मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये भी मोर देन वन करेक्ट है। मुझे दो वैंडरवाल गैस दिया हुआ है, वैंडरवाल गैस का ए दिया हुआ है और वैंडरवाल गैस का बी का ए और बी दिया हुआ है, और दूसरे गैस का भी ए और बी दिया हुआ है। अब कुछ कुछ कंडीशन बोला है एट 1 बार एंड 1100 केल्विन बी इज मोर आइडियल देन ए। ठीक है, सब कुछ देखते हैं एक एक करके। चलो, पहली बार हम ऑप्शन ए को थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले हम ऑप्शन ए को थोड़ा सा पढ़ते हैं। एट 1 बार एंड एट 1000 केल्विन, सॉरी 1000 बोला, 1100 केल्विन। पहले ये 1100 केल्विन का टंटा हमें समझना है, और ये टेम्परेचर के बारे में आइडिया लगाने के लिए मैं क्या करता हूं, ए और बी, लेट्स कैलकुलेट boils temperature for both gas A and B। A और B दोनों गैस के लिए मैं यहां पे बॉयल्स टेम्परेचर पहले निकालता हूं। अच्छा, A के लिए बॉयल्स टेम्परेचर क्या होगा? A by RB, राइट। सो वैल्यूज पुट कर देता हूं, 4 बाई R को 0.08 ले लो, इंटू 0.03, ये कट गया, ये हो गया 2, तो दिस विल बी 1000 by 6, yeah. Am I correct or wrong? 10 to the power 4, sorry, 10,000 by 6, yeah. So 140, 36, and then again 40, 36, then again 40. So boils temperature of A is 1666 Kelvin, like that. तो ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो ए का बॉयल्स टेम्परेचर से कम है। एंड नाउ लेट्स लुक एट द बॉयल्स टेम्परेचर फॉर बी। इसका ए 3.5 बाई 0.08 इंटू 0.04, तो इट विल कम आउट टू बी 35000 बाई 32। तो दिस इज 1, यहां पे आ गया तुम्हारे पास 30, या सो इट्स अप्रोक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 1100 केल्विन के काफी ज्यादा नजदीक है। That makes the thing very, very interesting and clear. Boils temperature में for a larger range of pressure हमारा कोई गैस, रियल गैस आइडियली बिहेव करता है। ऑब्वियसली बात है, ए का बॉयल्स टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो 1100 केल्विन में इसका Z जो होगा वो हम देख सकते हैं सब्सटेंशियली लेस देन 1 होगा, क्योंकि 1 बार कोई बहुत हाई प्रेशर तो नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है जो ये वाले टेम्परेचर में 1100 केल्विन पे 1 बार प्रेशर में Z लेस देन 1 होगा सब्सटेंशियली। एंड जबकि बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ बी और जो मेंटेन टेम्परेचर है 1100 केल्विन, दोनों काफी एक जैसा है,
तो दोनों अगर काफी एक जैसा है तो ऑब्वियसली बी जो होगा वो हमारा ए से ज्यादा आइडियल होने वाला है। सो ए इज डेफिनेटली करेक्ट। ध्यान देना, क्लोजर द टेम्परेचर इज टू द बॉयल्स टेम्परेचर, मोर is the ideal nature. Closer the temperature to the boil's temperature, more is the ideal nature. So B will be definitely more ideal than A. Is it clear? अब ऑप्शन बी को पढ़ते हैं। A has stronger intermolecular force than B. इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपेयर करना बहुत आसान है। हमें सिंपली स्मॉल ए का वैल्यू देखना है। स्मॉल ए का वैल्यू जितना ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ज्यादा है। अब ए का जो स्मॉल ए है वो है 4, बी का है 3.5। डेफिनेटली ए का स्मॉल ए का वैल्यू ज्यादा है, तो आंख बंद करके सोचना ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, मार्क कर दो ऑप्शन बी। बी हैज मोर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम देन ए। ये वाला पॉइंट, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कैसे देखना है? जिसका बी बड़ा उसका मॉलिक्यूल्स बड़ा और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी डेफिनेटली बड़ा। सो या ए का बी जो है वो 0.03 है, बी का बी जो है वो है 0.04, तो बी का साइज डेफिनेटली बड़ा है। सी डेफिनेटली मार्क हो जाएगा, तो ए, बी और सी मार्क हो जाएगा। जिसके अंदर ए पे हमें दिमाग लगाना पड़ा, बी और सी तो ऑटोमेटिकली हम डेटा से कंपेयर कर सकते हैं, इस पे तो कोई जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं है। द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द आइसोथर्म डी बाई पी वर्सेस पी। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट जैसे ही बोला है, इसका सिंपल मतलब है P इज इक्वल्स टू 0, और P इक्वल्स टू 0 बोलते ही हमने क्वेश्चन किए थे, यहां पे हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाले थे। यानी सिंपल सी बात है, ये हमारा आइडियल गैस के बारे में बातचीत चल रहा है, बट वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर वेट का आइडिया होना चाहिए। हमें ए और बी के मॉलिक्यूलर वेट के बारे में डेफिनेटली बात है कोई आइडिया नहीं है, और मॉलिक्यूलर वेट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मैं डी ऑप्शन के बारे में कोई कमेंट पास नहीं कर सकता हूं। तो डी ऑप्शन मेरा डेफिनेटली मार्क नहीं होगा। यह है इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं, उसके अंदर जो ए ऑप्शन है वो हमें सबसे ज्यादा सीख देकर गया। तो ये वाले ऑप्शन में हम क्या सीखे वो चीज हमारे दिमाग पे बिल्कुल हर हाल पे क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, ये सब कुछ चीज हम लोगों ने कर डाले हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन जब मैं पहली बार सामना किया था मेरे स्टूडेंट लाइफ में, मुझे हवा भी नहीं लगी थी तो इस क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहा है। आई हैड एब्सोल्युटली नो क्लू। बहुत ही अजीबोगरीब फ्रेमिंग है इस क्वेश्चन का। एट लो प्रेशर, प्रेशर लो दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना है कुछ नहीं बोला है, टेम्परेचर कितना है कुछ नहीं बोला है। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय रियल गैस इज इक्वल्स टू, और मुझे दिखा था ये 4 ऑप्शन है, तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन है वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे बुक्स में ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान फॉर्म कर दिया था, उन्होंने कंडीशन दे दिया था। मैं ये दिखाऊंगा उस कंडीशन को देने की कोई जरूरत नहीं थी। एक्चुअली वो कंडीशन डिराइव होता है। क्या है वो कंडीशन, कैसे डिराइव होता है देखते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, जब ये क्वेश्चन पहली बार मैंने सामना किया था मेरे स्टूडेंट लाइफ में, मुझे बिल्कुल भी हवा भी नहीं लगा था जो ये क्वेश्चन आखिरकार सॉल्व किस तरीके से होने वाला है। तो दोस्तों, तुम लोग भी यहां पर एक बार ट्राई करना, पॉज करके 4-5 मिनट ट्राई करना, और फिर जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उस सॉल्यूशन को देखने का ट्राई करना। ओके, चलो। प्रेशर लो है, प्रेशर इज लो,
तो प्रेशर लो है तो दैट इंप्लाइज, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम इज हाई। बाय द वे नंबर ऑफ मोल्स n को 1 ले लो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स n को 1 ले लो। प्रेशर इज लो एंड वॉल्यूम इज हाई, राइट। तो वॉल्यूम अगर हाई है तो मैं Vm माइनस बी को अप्रोक्सीमेटली Vm हर हाल पे लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगा P प्लस ए बाई Vm स्क्वायर इंटू Vm, दैट इज इक्वल्स टू RT। सो लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। Vm स्क्वायर प्लस ए, नीचे Vm स्क्वायर आएगा वो कटेगा, उस तरफ मल्टीप्लाई होगा Vm, एंड उसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास मैंने एक इक्वेशन ला दिया था जो PVm स्क्वायर माइनस RT इंटू Vm प्लस A, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन जो है वो आ गया था, ओके। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि मुझे अब यहां से आंसर में कहीं पर ए नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। क्या किया सकता है? नाउ हियर कम्स अ फैंटास्टिक स्टेप। स्टेप क्या है देखो, मस्त मजा आएगा। ये जो इक्वेशन है दैट इज अ क्वाड्रेटिक इन Vm। दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इन Vm। तो अगर क्वाड्रेटिक है तो इन जनरल टू रूट्स, और वो रूट्स क्या है हम छिद्राचार्य से निकाल सकते हैं, वो है Vm इज इक्वल्स टू RT प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। अरे बाय द वे यहां पे Vm का दो रियल वैल्यूज हमें हमेशा ही मिलेंगे, यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स होने का कोई चांस नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम साफ साफ देख सकते हैं, A बाई P जो कि पॉजिटिव है, तो अगर एक रूट पॉजिटिव है तो दूसरा रूट भी पॉजिटिव है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये है जो कोई वॉल्यूम एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है, बट वो वाला केस को छोड़ दिया जाए, ठीक है, वो तो होगा ही नहीं कभी, गैस से कुछ तो वॉल्यूम आएगा। अब सुनना समझना, क्वेश्चन अब हमारा एक्चुअल में सॉल्व हो चुका है। बात यह है, एट अ गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, at a given pressure and temperature, volume has to be unique। उसका जो वॉल्यूम है वो हमारा यूनिक होना चाहिए, यानी Vm का जो दो रूट हमें दिख रहा है ये बेसिकली हमारा सेम सॉल्यूशन को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये जो है वो हमारा सेम सॉल्यूशन को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, उसका केवल एक ही तरीका है, और ये वाला जो चीज है वो हमारा इक्वेट टू
0 हो जाए, दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो कंडीशन होगा -4AP दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तो RT मस्ट बी इक्वल्स टू 2√AP। ये कंडीशन बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ होता है, मैं यही बोलना चाह रहा हूं बार बार, ये कंडीशन देना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिना दिए भी ये क्वेश्चन हो सकता है, ये कंडीशन हमें डिराइव करना पड़ता है, राइट। तो RT मस्ट बी इक्वल्स टू 2A√P, एंड ये जैसे ही 0 हो जाएगा तो मेरे पास यहां से आ गया है जो VM मस्ट बी इक्वल्स टू RT by 2P. So that's the molar volume of the real gas. तो लो प्रेशर में गैस जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो वाले में ये रिलेशन हमेशा ही होगा, that PVM equals to RT by 2P। एंड अमेजिंगली एक मस्त चीज आएगा मेरे पास, ध्यान देना। तो Z पूछ सकता है, Z is nothing but PVM by RT, and that is equals to half, right? Z equals to आ जाएगा PVM by RT, that is equals to half। तो Z इस कंडीशन में आएगा 0.5, that is strictly less than 1। तो वेरी लो प्रेशर के कंडीशन में जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा वो नियरली लगभग हमारा 0.5 आने वाला है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से देख लिया जाए। कंडीशन में बोल रहा हूं, ये बहुत बार दिया रहेगा, बट देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड, राइट।